Good afternoon to all. आई एम शिवांगी तायल और आज हम जनरल एप्टीट्यूड लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक। गुड आफ्टरनून टू ऑल। डाटा एनालिसिस के हम 3 लेक्चर करेंगे। डाटा एनालिसिस में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पाई चार्ट और डाटा टेबल है। जैसे आपको पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, डाटा प्लस इंटरप्रिटेशन। डाटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन जो हमारे सिस्टमेटिक तरीके से हमें प्रेजेंट की जाती है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एक एनालिसिस, जो हम कैलकुलेशन करके या फिर ऑब्जर्व करके एक आंसर को कंक्लूड करते हैं। ओके, तो आज जो हम करने वाले हैं सिर्फ पाई चार्ट और डाटा टेबल पढ़ने वाले हैं। तो डाटा एनालिसिस होती है वो काफी टाइप्स की होती है, जैसे पाई चार्ट, डाटा टेबल और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड लाइन ग्राफ। ओके, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस हमारे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, सभी में 1 या 2 क्वेश्चन डाटा टेबल से आते ही हैं। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड सभी के लिए कॉमन होता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे, हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे काफी क्वेश्चंस में एवरेज पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है। जो भी डाटा एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इस बेसिक पे होते हैं। ओके, तो हम पहले वो बेसिक पढ़ेंगे और फिर उन बेसिक्स के अलावा क्या क्वेश्चंस होते हैं, कि अगर जैसे वो बेसिक्स भी होता है वो काफी लेंथी हो जाता है, तो हमें देखना है कि हम कैसे उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून। ओके, आप जल्दी से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा डाटा एनालिसिस में जो बेसिक्स होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चंस हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उनका सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वो उनका फॉर्मूला क्या होता है और उनको हमें कैसे यूज करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं बेसिक्स ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, जो रेशियो होता है ना, फर्स्ट जो है हमारा रेशियो, क्वेश्चन में आता है कि रेशियो हमें फाइंड करना है। ओके, तो रेशियो में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें पहले किसका रेशियो लिखना है। आपका आंसर अगर 6:7 आता है तो आपका आंसर ऑप्शंस में 7:6 भी दिया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा टिक करना है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमसे रेशियो पूछा जाता है, रेशियो ऑफ वेटलैंड एंड वेस्टलैंड। ओके, तो इस रेशियो में जो भी हमसे पहले पूछा जाएगा वो हमारा फर्स्ट पे आएगा। ओके, देन रेशियो लगाइए, वेस्टलैंड का रेशियो हमारा सेकंड पे आएगा। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें वेटलैंड हमारा न्यूमरेटर में आता है और वेस्टलैंड हमारा डिनोमिनेटर में आता है। जैसे ये हमारा वेटलैंड का हम 8 मान लेते हैं, वेस्टलैंड का हम 7 मान लेते हैं, तो इसकी जो रेशियो होगी ना वो 8/7 होगी। तो आपको जो टिक करना है वो 8:7 करना है। जो भी हमारी पहली चीज दी हुई होगी वो आपकी न्यूमरेटर में आएगी। ओके, तो
जो ये रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं ये आपको नॉर्मली डिवाइड के फॉर्म में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि 8:7 है और 4:3 है, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, एक पॉइंट में वैल्यू निकालिए, इसकी एक पॉइंट में वैल्यू निकालिए, फिर उसमें से देखिए कि कौन सा बड़ा है। ओके, कौन सा बड़ा है तो वही रेशियो हमारी ग्रेटर देन होगी जो भी नेक्स्ट टर्म दी हुई होगी उससे। ओके, तो हमें रेशियो में ये देखना है कि पहले हमें क्या गिवन है, तो पहले जैसे वेटलैंड था तो पहले उसी की रेशियो आएगी। नेक्स्ट होता है एवरेज। एवरेज में क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, sum of all observation upon number of observation। ये जो एवरेज वाला क्वेश्चन है ये हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ में काफी यूज होता है। इसमें डाटा दिया जाता है और बोलते हैं कि एवरेज फाइंड कीजिए। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी होती है उनको सबको ऐड करते हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी हमारी ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो ये हमारा होता है एवरेज। ओके, सबसे मेन हमारा थर्ड पॉइंट है परसेंटेज। ये परसेंटेज जो होता है वो 3 तरीके से हमें पूछा जाता है। ओके, जैसे फर्स्ट देखिए x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, ठीक है, मतलब क्या हुआ है, इसमें एक कंपैरिजन हुआ है। जैसे मैं ले लेती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेती हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A is 100। ओके, number of students in class B is 50। तो अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A is what percentage of number of students in class B, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A के कंपैरिजन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास B एक कंपेयर करना है। ओके, जब भी एक कंपैरिजन होगा तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या होगा, x by y into 100। ओके, तो क्या कि B की तुलना में A में कितने परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास B। ओके, एक someone else is what percentage of something else, ऐसे दिया होगा तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ये होगा। ओके, ऐसे ही आप इसको क्वेश्चन के जो हमने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A कितना है 100 बाय B में कितना है, क्योंकि हमें जो यहाँ पर दिया होगा वो y कंसिडर करना है, 50 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका परसेंटेज आ जाएगा कि A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y है ना, कि हमारा कंपेयर किया है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि मोर है, x इज व्हाट परसेंटेज मोर देन y, कभी कभी होता है कि लेस देन भी गिवन होता है, पर कभी गिवन नहीं होता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, जैसे आप देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें ऐसी कंडीशन गिवन हो तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब आप बोलेंगे कि हम लेस और मोर कैसे बताएंगे, तो लेस और मोर का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। अगर हमारा x माइनस वाई पॉजिटिव होता है तो हमारा मोर होगा, अगर हमारा x माइनस वाई लेस नेगेटिव में आता है तो हमारा लेस होगा। जैसे आप ये वाला देख लीजिए, अगर मुझे ये बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y, ठीक है, तो पहले हम A का रखेंगे ना, ठीक है, तो क्या x हमारा यहाँ पर A है तो 100 माइनस 50 अपॉन y वाला क्या है B है तो 50 इंटू 100। ओके, अब आप देखिए कि 100 माइनस 50 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या आएगा मोर। और अगर सेम हम B को पहले ले लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास B इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन A, तो यहाँ पे 50 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 50 आएगा ना, तो माइनस क्या शो करेगा कि लेस देन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए परसेंटेज चेंज।
परसेंटेज चेंज में देखिए, जैसे कोई भी एक हमें डाटा गिवन है, कोई भी ले लीजिए कि 2001 से हमें गिवन है 2012 तक, ओके, और इसमें पूछा है कि हमें इसमें परसेंटेज बताइए कितना चेंज हो रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो जो भी हमारी 2012 में वैल्यू होगी माइनस 2001 में जो वैल्यू होगी अपॉन इनिशियल इंटू 100, इससे आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा कि 2001 से 2012 में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अब कभी कभी होता है कि हमें ये डाटा गिवन नहीं होता 2001 और 2012 की किसका परसेंटेज चेंज निकालना है, हमें बोल देते हैं ओवर अ ईयर, ओके। अगर हमारा ओवर अ ईयर बोलते हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लास्ट डाटा होगा और जो इनिशियल डाटा होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। लास्ट डाटा को हम फाइनल कंसिडर करेंगे और जो सबसे पहली वैल्यू दी होगी हम उसको इनिशियल कंसिडर करेंगे, ओके। अब हमें दिया हुआ है कि हमें 2010 में परसेंटेज चेंज निकालना है, ओके। तो आप बोलोगे कि हम इनिशियल क्या लें, क्योंकि फाइनल तो आप 2016 ले लेंगे, 2010 ले लेंगे, पर इनिशियल क्या लें, तो इनिशियल में आपको उससे पहले वाला डाटा लेना है। जैसे हमें 2010 का परसेंटेज चेंज निकालना है और उससे पहले डाटा हमें 2009 का दिया हुआ है, तो आप फाइनल 2010 का लेट करेंगे और इनिशियल आप 2009 का लेट करेंगे, ओके, और अपॉन इनिशियल इनटू 100, ओके। तो ऐसे हम परसेंटेज चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं और ये क्वेश्चंस हमेशा मतलब ऐसा होता है जैसे यूजीसी नेट होता है, यूजीसी नेट में 5 क्वेश्चन आते हैं डाटा एनालिसिस के ऊपर, एक फिगर होगा उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे, तो उनमें से ऐसा होता है कि एक डायरेक्ट एवरेज पूछा जाता है या फिर एक परसेंटेज। जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ इस बेसिक इंफॉर्मेशन पे ही होते हैं। तो अगर आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके कम से कम 3 क्वेश्चन यूजीसी नेट वाले हो जाते हैं। और जो सीएसआईआर नेट होती है वो भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन देती है, एवरेज पे देती है, परसेंटेज पे देती है। तो आप अगर ये वाला बेसिक अच्छे से करेंगे तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने बोला था कि जो हमारे डाटा एनालिसिस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन होगा डाटा टेबल की फॉर्म में पूछा जाता है, पाई चार्ट की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में एंड लाइन ग्राफ की फॉर्म में, और जो स्कैटर्ड प्लॉट्स आते हैं वो भी हमारा लाइन ग्राफ में ही आता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट है डाटा टेबल, ओके, एंड सेकंड इज पाई चार्ट्स, ओके। तो जो ये डाटा टेबल्स है, डाटा टेबल का देखते हैं कि डाटा टेबल क्या होता है। डाटा टेबल, अ टेबल इज अ डिस्प्ले ऑफ डाटा अरेंज्ड इनटू रॉज एंड कॉलम्स। जो भी एक टेबल की फॉर्म में हमें डाटा गिवन होगा, रॉज और कॉलम्स होंगे और उनसे हमें एक आंसर को कंक्लूड करना होगा, तो वो डाटा टेबल होगा, ठीक है। द हेडिंग फॉर ईच रो एंड कॉलम हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड द डाटा एंड यूनिट्स यूज्ड फॉर द सेम, ओके। तो ये हमारा डाटा टेबल जो फर्स्ट पार्ट है हमारा डाटा एनालिसिस का वो है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि उन बेसिक्स के अलावा अगर बेसिक्स आते हैं ना, जैसे बेसिक आएगा तो अगर आपको एक ही फाइंड करना है, एक ही परसेंटेज फाइंड करनी है, आप तो डायरेक्ट परसेंटेज लगाकर फाइंड कर सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं कि उनमें परसेंटेज काफी बार करते हैं, तो हमको उससे कुछ ऑब्जर्वेशन से, कुछ लॉजिकल से सॉल्व करना होता है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा और किस टाइप के क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए एग्जांपल 1, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ अ सिटी व्हिच कंटेन्स 3 सेगमेंट्स A, B and C are given in the table. Percentage votes obtained by parties X, Y and Z are also shown. Which party won the election? Okay? तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कोई भी अपना रीजन मान लीजिए। जैसे हम रीजन मानते हैं, दिल्ली रीजन मानते हैं, ठीक है, दिल्ली सिटी मानते हैं, उसके 3 कोई भी रीजन और 3 पार्टीज हैं, ठीक है, तो उनका डाटा इसमें कंसिडर किया हुआ है, ओके। तो अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है विच पार्टी वॉन द इलेक्शन, तो आप किसके थ्रू बोल सकते हैं कि कौन सी पार्टी हमारी जीतेगी। जिसके नंबर ऑफ वोट सबसे ज्यादा होंगे वो पार्टी जीतेगी, ऑब्वियस है ना, कि जिसके भी नंबर ऑफ वोट्स सबसे ज्यादा होंगे वो पार्टी हमारी जीतेगी, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर
ये सेगमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, टोटल वोटर्स मतलब कि टोटल वोटर्स के कितने वोट्स हमें, जैसे पता है कि हमें वोट्स हम 80 अबव 18 एज हमारी होनी चाहिए, तो टोटल वोटर्स जो है वो हमारे 2 lakhs हैं ए सेगमेंट में, ठीक है। और परसेंट ऑफ वोटिंग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वोट देने नहीं जाते हैं, तो 60% हमारे वोटर्स हैं, 60% वो लोग हैं जिन्होंने वोट दी है, ओके। तो 60%, अगर 60% ऑफ 2 lakhs निकालेंगे तो हमारे वो वोट्स आएंगे जो हम दी गई है, ठीक है। 70 बी सेगमेंट में क्या है, 2.5 टोटल वोटर्स है कि इतने वोट्स हमारे डल सकती थी, पर 70% ऑफ 2.5 lakhs इज इक्वल्स टू जो आएगा उतने हमारी वोट्स डली हैं, ओके। सिमिलरली सी में भी ऐसे ही होगा कि 80% ऑफ 3 lakh इज इक्वल्स टू जितनी वोट्स हमारी डली है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी आगे जो है पार्टीज को उन टोटल वोट्स में से कितनी कितनी मिली है। जैसे एक्स है, ए सेगमेंट में 30% ऑफ टोटल वोट्स हमारी एक्स को मिली है, वाई में 30% ऑफ टोटल वोट्स वाई को मिली है, 40% ऑफ टोटल वोट्स जो यहाँ से आया है हमारा वो हमारी जेड को मिली है, ठीक है। तो अगर आपको ये इलेक्शन में से कौन जीता ये निकालना है तो आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको 30% ऑफ टोटल वोट, 40% ऑफ टोटल वोट ऐड करके 30% ऑफ टोटल वोट ये ऐड करना होगा, इसमें भी ऐसे सेम वाई में सेम जेड में, ठीक है। जब आप ये करेंगे फिर जो भी आपका यहाँ पर कैलकुलेट करके आएगा वो आपका जो भी उसमें मैक्सिमम होगा वो इलेक्शन जीतेगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको अगर ये आप इस मेथड से करेंगे, अगर आप पेपर पेन से लेकर करते हैं तब भी आपका ये 5 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन लेगा, क्योंकि आपको 12% कैलकुलेट करनी है इसमें, ओके। और अगर आप मेंटली करते हैं तब भी ये 2 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, और किसी भी क्वेश्चन को हम अगर 2 मिनट से ज्यादा टाइम देते हैं तो वो हमारा आगे और क्वेश्चंस के लिए हमें कम टाइम मिलता है, और पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं तो वो भी हमारा क्वेश्चन चला जाता है, ओके। तो हम इसको और किसी मेथड से देखते हैं कि हम इसको कैसे इजी वे में और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस मेथड से करूंगी कि मैं 30% ऑफ टोटल वोट्स निकालती हूँ, 40% ऑफ टोटल वोट्स और 30% ऑफ टोटल वोट्स निकाल के उनको ऐड करती हूँ, एक्स का वोट्स निकाला, वाई का वोट्स निकाला, जेड का वोट्स निकाला, फिर उसमें से जो मैक्सिमम है वो हमारा इलेक्शन जीतेगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि और कोई मेथड है क्या, ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें देखिए कि हमारा 30x को मिल रहा है, 30x को मिल रहा है, 40x को मिल रहा है, ओके। सिमिलरली y में भी 2 बार 30 मिल रहा है, फिर 1 बार 40 मिल रहा है, ओके। फिर हमें 30 2 बार मिल रहा है, 1 बार 40 मिल रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि एक पैटर्न हो रहा है, x में भी 2 बार 30 है, 1 बार 40 है, y में भी 2 बार 30 है, फिर 1 बार 40 है, z में भी 2 बार 30 है, 1 बार 40 है। तो हम इससे क्या एक कंक्लूड कर सकते हैं, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस भी रीजन में 40% उस रीजन में मिल रहा है जिसमें मैक्सिमम वोटेड रीजन है, जो मैक्सिमम वोटेड रीजन वाले में 40% मिल रहा है, तो वो हमारा इलेक्शन जीतेगा, ठीक है ना। आप इस 30, 30, 40 से क्या फाइंड कर रहे हैं कि जिसमें भी 40% उस रीजन में मिल रहा है जो मैक्सिमम वोटेड रीजन है, ठीक है। अब हम वो फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम वोटेड रीजन हमारा कौन सा है एबीसी में से, ओके। आप देखिए 80% ऑफ 3 लाख कुछ भी हो, ठीक है, हम अभी हमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, आप ऊपर जाइए 2.5 लाख, ओके। 2.5 लाख का 70%, ये तो हमारा इससे तो कम ही होगा ना, क्योंकि ये हमारा टोटल वोटर्स भी कम हो गया है और परसेंटेज भी कम हो गया है ना। सेम है इस वाले में, इसमें भी हमारा टोटल वोटर्स 3 लाख से कम हो गया है और 60% ऑफ वोटिंग है वो भी कम हो गया है ना। तो हमारा मैक्सिमम वोटेड रीजन कौन सा होगा, ठीक है, ये हमारा सी वाला होगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना कि आप इसको आप कैलकुलेट मत करना कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करें और फिर उसका मैक्सिमम देखें, नहीं, आपको परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना है। आप देखिए कि कैसे आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं
कि 80% ऑफ 3 लाख है ना, इस ग्रेटर तो होगा ना 70% ऑफ 2.5 लाख के, ठीक है, और ग्रेटर देन किसके भी होगा 60% ऑफ 2 लाख के। ओके, तो हमारा जो इसका मैक्सिमम वॉटेड रीजन होगा वो सी होगा। ओके, तो सी होगा, और सी में हमारा किस पार्टी को 40% मिल रहा है, वाई को मिल रहा है ना 40%, वाई को मिल रहा है ना, तो इसका आंसर कैसे हो, क्या होगा, वाई होगा। हमने क्या निकाला था, हमने क्वेश्चन में देखा था कि अगर देखो क्वेश्चन में ऐसे होता कि एक्स को 10 मिल रहा है, ए सेगमेंट में 10 मिल रहा है, बी में 20 मिल रहा है, सी में 30 मिल रहा है, बी में, फिर जो वाई वाला पार्टी है उसको ए में हमारा 20% मिल रहा है, बी में 30%, कोई एक हमारा एक कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, फिर हमें परसेंटेज वाली मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता। पर आप देखिए कि यहाँ पे ऐसा है कि दो किसी सेगमेंट में उनको 30% मिल रहा है और एक किसी सेगमेंट में 40% मिल रहा है, तो हमें इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस भी सेगमेंट में 40% जिस सेगमेंट में उसमें मिलना चाहिए जिसमें मैक्सिमम वॉटेड रीजन होगा। ओके, हमने मैक्सिमम वोटेड रीजन हमारा कौन सा है, सी है। ओके, मैक्सिमम वोटेड रीजन हमारा सी है, और सी में कौन सी पार्टी को 40% मिल रहा है, वाई को, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, वाई होगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना था, मैक्सिमम वोटेड रीजन निकालना था, और 40% किस पार्टी को मिल रहा है उस मैक्सिमम वोटेड रीजन में, वो फाइंड करना था। और अगर आप परसेंटेज से करने चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो आपने कोई कुछ कैलकुलेशन किया इसमें नहीं किया, सिर्फ एक लॉजिक देखना है कि क्या क्वेश्चन, जैसे पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो ये नहीं चाहता है कि आप पूरा कैलकुलेशन करो, वो चाहता है कि आप कैसे 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाई। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student appearing for an exam is declared to have failed the exam if her score is less than half of the median score. Okay, ठीक है, मैं मैक्सिमम मार्क्स मानती हूं यहां पर, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मानती हूं 100 और हाफ ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज 50, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन के जो भी डिटेल्स दी होंगे उनको लिखूंगी, और एक बाद में कंक्लूजन जो निकलेगा उससे आप खुद बोलेंगे कि ये ऑप्शन सही है या गलत है, ठीक है। मीडियन में जो लेट कर लेती हूँ वो एम लेट कर लेती हूँ, ठीक है, एम लेट कर लिया मैंने। अब देखिए जो भी मीडियन होती है, मीडियन क्या होती है कि अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर ऑड टर्म्स है हमारी तो जो मिडल टर्म होगी वो हमारी मीडियन होगी, अगर इवन टर्म्स है जो भी टू मिडल टर्म्स का सम बाय 2 वो हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पे ना हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि कितनी ऑब्जर्वेशन है इवन ऑड फाइंड करने के लिए, तो आप ये देखिए कि जो हमारा मीडियन होगा वो लेस देन 100 तो होगा ना, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो मीडियन उससे ज्यादा तो नहीं होगा, या तो उतना होगा या उससे कम होगा। अब जो हमारे क्वेश्चन में बात की गई है वो हाफ द मीडियन स्कोर की बात की गई है ना, हाफ द मीडियन स्कोर की बात की गई है, तो क्या होगा, m/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, ठीक है, m/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 50। ये एक इक्वेशन आई मेरी क्वेश्चन से। ओके, अब मैं अगर सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को कंसिडर करती हूँ, उसने बोला इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 1/2 ऑफ द मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर अगर मेरा 100 है तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्कोर 50 है ना, लेट किया था मैंने, और मैं स्टूडेंट को एक्स लेट कर लेती हूँ, एक्स लेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक्स जो स्टूडेंट है वो मेरा जो आर स्कोर कर रहा है वो ग्रेटर कर रहा है 50 मार्क्स, ओके, एक्स इज ग्रेटर देन 50। और एक कंडीशन आई हमारी यहां से, आई ना, तो आप यहां से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को मिला देती हूं तो मेरा क्या बन रहा है, m/2 इज लेस देन 50 इज लेस देन x, तो यहां से क्या आया, x इज ग्रेटर देन m/2,
जो हमारा स्टूडेंट है उसके m/2 से ज्यादा मार्क्स हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो कब फेल होगा, जब उसके मार्क्स हाफ ऑफ द मीडियम से कम होंगे। पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या आ गया कि x हमारा ग्रेटर देन m/2 आ रहा है, तो इफ शी ऑलवेज पासेस, तो ये पास होगा मतलब, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो अब हम फर्स्ट और सेकंड को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक एग्जांपल ऐसे ढूंढना पड़ेगा ना हमें कि हम क्यों इसको नहीं आ रहा है। अगर आपने वहां पर ऐसे ही आप चेक कर रहे हैं और आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया है तो आप टिक करके आ सकते हैं, पर अभी हम देख लेते हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड को क्यों कट कर रहे हैं। अब देखिए आप फर्स्ट के लिए, ओके, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अब फर्स्ट के लिए देखिए आप, अब देखिए कि मैंने जो ना मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स मेरा 100 आ रहा है, ओके। और कंसीडर कर लीजिए कि सब स्टूडेंट्स के जो स्कोर है वो 100 ही है, ओके। अब सब स्टूडेंट अगर 100 स्कोर करेंगे तो मीडियन कितना बनेगा हमारा, मीडियन भी तो 100 बनेगा ना, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन यही तो होता है ना कि जितने भी हमारे अगर जैसे अगर ऑड टर्म्स हैं, कंसिडर करो कि ऑड टर्म्स हैं, तो ऑड टर्म्स में भी अगर हम बीच की दो टर्म्स होंगी वो भी 100 होगी, 100 + 100 इक्वल्स टू 200/2, 100 आया मीडियन। और अगर हमारा n इक्वल्स टू ऑड है तब भी मिडिल टर्म हमारी क्या होगी, 100 होगी, तो मीडियन भी हमारा 100 हो गया, ओके। पास मार्क्स कितना होगा, इसका हाफ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि कब फेल हो रहा है बच्चा, मीडियन, जब हाफ ऑफ द मीडियन से कम मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 50, पासिंग मार्क्स 50 हो गए। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 1/4 ऑफ द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द एग्जाम ऑलवेज फेल्स, कि जो भी 1/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा फेल हो रहे हैं। पर यहाँ पर तो हमारे सभी पास हो रहे हैं ना, क्योंकि पासिंग मार्क्स हमारे 50 हैं, पर यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हमारे 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, है ना। स्कोर ही हमारे सारे स्टूडेंट 100 मार्क्स कर रहे हैं, तो कोई भी हमारा 50 से कम वाला तो है ही नहीं, तो फेल, ऐसा हम अगर ये वाला केस मानेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलवेज फेल बोला है। पर ये वाला केस ऐसा है कि इसमें सारे बच्चे पास हो रहे हैं, टोटल स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ओके। सेकंड देखते हैं, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स लेस देन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम स्कोर, ओके। अब आप यहाँ पर भी मैक्सिमम आपने कितना माना, 100 माना, ठीक है। 1/4 ऑफ मैक्सिमम कितना होगा, 25, ठीक है, 25 होगा। अब आप कंसिडर कीजिए कि क्लास में 3 बच्चे हैं, है ना, और उनके स्कोर है 10, 10 और 10, ठीक है। क्लास में 3 ही बच्चे हैं और तीनों के नंबर 10, 10, 10 है, तो मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन भी हमारा 10 ही हो जाएगा ना, मीडियन 10। पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट लेस देन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम स्कोर कर रहा है, हमारे पास 3 कर रहे हैं, ही और शी ऑलवेज फेल्स, ठीक है। पर देखिए आप, हमारे पास 3 स्टूडेंट है क्लास में और तीनों हमारे 1/4 ऑफ द मैक्सिमम स्कोर कंटेन कर रहे हैं, मीडियन 10 हो गया, पासिंग मार्क्स 5 हो गया, पर यहाँ पर तो तीनों बच्चे पास है ना। फेल कब होते, जब उनके मार्क्स 5 से कम होते, पर यहाँ पर 3 ही बच्चे हैं और तीनों के मार्क्स 5 से ज्यादा है, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके मार्क्स 5 से कम हो, तो यहाँ पर भी हमारे सारे बच्चे पास है। तो इन्होंने बोला था कि अगर हम ऐसे लेंगे 1/4 ऑफ द मैक्सिमम स्कोर, ही और शी ऑलवेज फेल्स, वो हमेशा फेल होंगे। पर ये वाले, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया, थर्ड का मैंने पहले ही प्रूफ दिया था, ओके। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पाई चार्ट। फर्स्ट हमने किया क्वेश्चन डाटा टेबल के ऊपर, अब हम करेंगे पाई चार्ट पे, ओके। पाई चार्ट में हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक दिया जाता है परसेंटेज की फॉर्म में, एक दिया जाता है डिग्रीज की फॉर्म में, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि जो भी हमें डाटा दिया हुआ है वो परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है या फिर डिग्री की फॉर्म में दिया हुआ है,
जैसे अगर परसेंटेज दिया है तो हम 100 का यूज करेंगे, और अगर डिग्री दिया हुआ है तो हम 360 का यूज करेंगे। हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे दोनों डिफरेंट होते हैं, पर मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि हमारे ऐसे दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर कि जो भी हमारा पाई चार्ट होता है उसमें सेक्टर्स डिवाइड होते हैं हमारे, जो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन बताते हैं। और अगर हमें पाई चार्ट में एंगल बताना हो कि जैसे कोई भी रेंट का एरिया है, जैसे कोई भी हमारा पाई चार्ट है उसमें ऐसे है, ये रेंट का है, ये एरिया बताना है, ये एंगल बताना है कि ये कितना एंगल होगा, तो उसका फॉर्मूला ये है कि वैल्यू ऑफ द सेक्टर, इस रेंट की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, इनटू 360 डिग्री। ओके, तो इससे आपका एंगल ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पाई चार्ट पे। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन पब्लिशिंग अ बुक, study the pie chart and answer the question based on it. Okay, what is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred in royalty? Okay, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो डाटा है वो हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें जो यूज करना है टोटल वैल्यू वो 100 यूज करनी है। ओके, तो हम देखो अब सेंट्रल एंगल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पे हमें रॉयल्टी का दिखाना है ना, रॉयल्टी का दिखाना है, तो रॉयल्टी की कितनी परसेंट है, 15%। 15% अपॉन 100, टोटल कितना है, उन्होंने बोला कि हमारा, जैसे आपने देखो पीछे वैल्यू ऑफ द सेक्टर एंड टोटल वैल्यू, तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 है। जो रॉयल्टी की वैल्यू है वो हमारी 15 है, 15% इंटू 360। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा, एंगल ऑफ सेक्टर का। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें ये 10 डिग्री दिया जाता, मतलब जो जैसे ये हमें डाटा दिया हुआ है ये 15 डिग्री दिया जाता है ना, ये 15 डिग्री दिया जाता और आपको अब बोलते कि अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आप यहाँ पर करते यही कि 15 अपॉन टोटल वैल्यूज करते, ठीक है। जैसे हमें परसेंटेज का पता होता है कि नॉर्मली 100 होती है, पर हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम 100 ही कंसिडर कर लिए, हमें ये टोटल ऐड करके देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे उसमें 110 दे दिया, 120 दे दिया और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया 100 के बेसिस पे, तो ये भी कभी नहीं करना है, आपको ऐड करके देखना है। ओके, और अगर हमारा डिग्री होता है तो बाय में हम 360 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है आपको रॉयल्टी का, तो 15/100 इंटू 360, तो इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो 18 3 जा 54 डिग्री हमारा रॉयल्टी का एंगल आएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि ऑल डाटा इज इन डिग्रीज, ठीक है। इसमें बोला है कि हमारा सारा डाटा डिग्री में है, तो यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 360 कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 120 परसेंटेज दिया होता तो आप ऐसे करते 120 अपॉन 100 करते, पर नहीं, यहाँ पे सारा डाटा किसमें है, डिग्रीज में है। ओके, तो यहाँ पे हम जो कंसिडर करते हैं ना वो ऐसे करेंगे 120 डिग्री ऑफ टोटल वैल्यूज ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला है कि इफ द टोटल एरिया ऑफ द विलेज इज 7200 एकर्स, द टोटल एरिया ऑफ द वेटलैंड, अगर ये सारा जो एरिया है टोटल वो 7200 एकर्स है, तो उसमें से वेटलैंड का एरिया बताना है हमें। ओके, वेटलैंड का एरिया कितना होगा। अब वेटलैंड का जो डिग्री है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो जैसे परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं कि x परसेंट स्टूडेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जितना भी आएगा आंसर ऐसे सॉल्व कर देते हैं हम, x/100 इंटू टोटल स्टूडेंट्स, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी आपको बस यही तो करना है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 70 डिग्री ऑफ
टोटल कितना है 70 to 100, ये लेना है बस। ठीक है, डिग्री था तो क्या लिया हमने 70/360, ओके 70/360 लिया इंटू 70 to 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1400 एकड़। वो जो वेटलैंड का एरिया आया है हमारा वो कितना आया है 1400 एकड़, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान देना है कि डिग्री है या फिर हमारा परसेंटेज है। वैसे भी आप ये सारा चीज कैलकुलेट ऐड भी कर सकते हैं कि ये हमारा कितना कितना गिवन है, ओके ना। जैसे आप देखिए कि 60, 90, 150 हुआ, 120, 70 और 20, 90, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 और 2, 360। तो जो ये साब की वैल्यू आ रही है वो हमारी 360 ही आ रही है, ठीक है। वैसे भी इन्होंने गिवन दिया हुआ था कि डिग्रीज में है तो मैंने डायरेक्ट 360 कंसिडर कर लिया था। पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज और डिग्रीज को छोड़ दीजिए, आप क्या कीजिए जो आपको निकालना है उसको लिखिए, अपॉन में टोटल वैल्यूज लिखिए, सबको ऐड कर दीजिए इनटू जो भी हमें टोटल एरिया ऑफ द विलेज दिया हुआ है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 1400 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अ प्रोफेसर कीप्स डाटा ऑन स्टूडेंट्स tabulated by performance and sex of the student. The data is kept on a computer disk, but unfortunately some of it is lost because of a virus. Only the following could be recovered. Panic buttons were pressed but to no avail. An expert committee was formed which decided that the following facts were self-evident. Okay. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो मेल भी हो और गुड भी हो, ओके। अब आप इस टेबल से देखो कि आप इस टेबल से कैसे देख सकते हैं। इस टेबल में देखा है कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं, गुड स्टूडेंट्स हैं एंड एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं। ओके, एवरेज है और गुड है, एक्सीलेंट है। अब इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बोथ मेल एंड गुड, ओके। तो मुझको अगर गुड निकालने होंगे तो मैं टोटल बॉयज में से माइनस कर देती हूँ अगर एवरेज को और एक्सीलेंट को, तो मेरे क्या आ जाएंगे, गुड स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना, है ना, मेरे गुड स्टूडेंट्स आएंगे। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, एक पहले तो सबसे पहले आपको टोटल मेल निकालने हैं, ठीक है। उसमें से एक्सीलेंट आपको गिवन है, फिर एवरेज स्टूडेंट्स निकालने हैं इस डाटा से, ओके। इस डाटा से आपको वो निकालना है। तो आप देखिए कि आपके पास फीमेल दिए हुए हैं कितने 32, 32 हमें फीमेल दिए हुए हैं। अब आप इस थर्ड को देखिए, इसमें थर्ड में क्या बोला हुआ है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल्स, कि जो 40% है ऑफ द टोटल स्टूडेंट वो हमारे फीमेल हैं, ठीक है। तो हमारी फीमेल हमें 32 गिवन है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वर फीमेल्स है तो मतलब इज इक्वल टू 32, ओके। तो हम यहाँ पे अगर मैं टोटल स्टूडेंट को x सेलेक्ट कर लेती हूँ, जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगी। अब टोटल स्टूडेंट आ गई मेरे पास फीमेल्स आ गए, तो मैं माइनस करके मेल्स निकाल सकती हूँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ कि 40% into x is equals to 32, x is equals to 32 into 100 by 40 is equals to 80, ओके। तो मेरा जो टोटल स्टूडेंट्स आए हैं वो कितने आए हैं 80 आए हैं, ओके। अब आपके जब टोटल स्टूडेंट्स हमारे 80 आ गए, अब हमें इसमें से क्या निकालना है, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स निकालने हैं और एवरेज स्टूडेंट्स निकालने हैं। पहले आप मेल निकालिए, मेल कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस फीमेल्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 80 हैं, माइनस फीमेल कितने हैं 32 है, कितने हो गए मेल्स 40, ठीक है। तो आपके जो फीमेल्स आए हैं वो कितना आए हैं 48। अब देखो आप कि आपके 48 मेल्स आ गए, उसमें से आपने माइनस कर दिया एक्सीलेंट
मेल्स जो भी हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें एक्सीलेंट मेल्स गिवन है। ओके, अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट वर एवरेज, कि जितने भी बॉयज हैं उसमें से 1/3 अगर हम ले वो हमारे एवरेज है। ठीक है, तो अगर मैं वो लेती हूँ 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट वर एवरेज, तो 1/3 ऑफ टोटल मेल स्टूडेंट्स हमारा कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो ये एवरेज स्टूडेंट हमारे कितने आए हैं 16 आए हैं, मेल हमारे 48 है, एक्सीलेंट हमारे 10 है, जो भी हमें सारा डाटा चाहिए था वो सारा आ गया है हमारे पास। देखो 10 ये आ गया, एवरेज 16 आ गया, टोटल हमारा 48 है मेल, टोटल 48 आ गया। जब आपके पास एवरेज है, एक्सीलेंट है, तो आप गुड मेल निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे 48 माइनस 16 माइनस 10, 48 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 22। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेल भी हैं और गुड भी हैं वो कितने हैं 22। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो 22 होगा। तो जो ये डाटा वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको परसेंटेज जो चीज होती है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। जैसे इसमें हमने फर्स्ट में 40% बोला था, सारा जो हमारा क्वेश्चन था वो यही सॉल्व हो गया था जब आपने 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 32 रखा। ओके, तो आपने 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 32 रखा, 40 बाय 100 किया इनटू x, टोटल स्टूडेंट्स x लेट कर लिया इज इक्वल्स टू 32। x की वैल्यू निकाल के आपका टोटल स्टूडेंट्स आया है, टोटल स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारा टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास फीमेल भी है। ओके, फीमेल है, टोटल स्टूडेंट है, तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट में से माइनस फीमेल कर देती हूँ तो आपके मेल आ जाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने किया, 48 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 48, मेल कितने हो गए मेरे 48, उसमें से एक्सीलेंट मेरे पास है। हमें निकालना है कि कौन मेल भी हो और गुड भी हो। ठीक है ना। अब देखो आप एवरेज स्टूडेंट कैसे फाइंड किया मैंने, 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट वर एवरेज। हमारे पास टोटल मेल्स है तो उसका 1/3 लिया तो 16 आया, एवरेज भी आ गया। 48 माइनस 10 माइनस 16 किया तो आपका गुड स्टूडेंट्स आ गया। ओके, तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए जो भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डाटा इंटरप्रिटेशन की, जैसे रेशियो, एवरेज और परसेंटेज। मेन जो है वो परसेंटेज है, डाटा के लिए आपको परसेंटेज अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो पाई चार्ट किया है और डाटा टेबल किया है। कल आपका जो अभी आपका कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है, अभी आपका इस लेक्चर के बाद एक कॉन्टेस्ट शो होगा वो आपको देना है। कल हम उसी का डिस्कशन करेंगे और जो भी उसके विनर्स होंगे उनको अनाउंस करेंगे कि जिनके भी मैक्सिमम मार्क्स आएंगे उसमें से हम कोई भी रेंडमली 2 सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो आपको इसके बाद अपना कॉन्टेस्ट देना है, उनके विनर्स कल अनाउंस होंगे। तो आपको कल का लेक्चर कॉन्टेस्ट का डिस्कशन के लिए अटेंड करना है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं कल। थैंक यू।